बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही आपको सूचना मिल गई थी कि रोजाना सुबह 10:30 बजे आपकी प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी और इस श्रृंखला में हम लोग सवालों के साथ चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम लोग पॉलिटी की एक बेहतर समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, छुपे हुए कॉन्सेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी कल के सेशन को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आज के सेशन को भी कल की तरह ही शेयर करिएगा। चलिए, तो अगर आप यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अनअकैडमी पर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो क्लास होती है फ्री क्लासेस, और ये जो अनअकैडमी की आपकी फ्री क्लासेस होती हैं ये दो माध्यमों से आपको मिलती है। इसका एक माध्यम होता है यूट्यूब, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। यूट्यूब की क्लासेस के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। यूट्यूब क्लास एक माध्यम है, और बाकी फ्री क्लास का एक माध्यम है कि अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में भी आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं। और फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पर भी आपको, जैसे यूट्यूब में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिला है, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, वैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, इन दोनों क्लासेस के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि अनअकैडमी पर पढ़कर आपको रेलेवेंसी मिल रही है या नहीं, आपको समझ आ रहा है। इसके बाद अनअकैडमी की जो तीसरे प्रकार की क्लास होती है उसको हम लोग प्लस क्लास के नाम से जानते हैं। प्लस क्लास पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज होते हैं। इसमें आपको सारे बैचेस में एक्सेस मिलता है, सारे लाइव क्लासेस में, सारे अनलिमिटेड क्लासेस में आपको एक्सेस मिल जाता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा क्लास के लास्ट में करेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग अपनी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सवाल को पढ़िएगा और पढ़ के जवाब दीजिएगा। कह रहा है, संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने की संस्था है। ठीक है। दूसरा, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और संसद कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में, यानी कार्यपालिका पर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित करती है। इसके कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है और जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व को, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करती है। अब आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। खैर, सरल सवाल है। स्टेटमेंट भले ढेर सारे लिखे हुए हैं, बड़ा सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सवाल सरल है। तो समझिए सर भैया, हमारे भारत देश में एक्चुअली सर, आपको पता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं। ठीक है। एक का नाम है क्या, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और एक का नाम है क्या, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है, और एक का नाम है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। है ना? और इन तीनों में एक तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा, और इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यही कहता है कि ये जो है गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है। एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक वर्क करेंगे। ठीक है। हाँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ का मेंबर यहाँ का नहीं हो सकता है, मतलब कंप्लीट सेपरेशन यही बात कर रहा है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कंप्लीटली यही कहता है। ठीक है, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। लेकिन भारत देश में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। भारत देश में शक्तियों की पृथक्करण का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत देश में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को रिजिडिटी से फॉलो नहीं किया गया है, यानी अमेरिका की तरह रिजिड नेचर में फॉलो नहीं किया गया है। यानी भारत देश में कार्यपालिका और विधायिका आपको नजर आएगा कि एक दूसरे से संबंधित नजर आएंगे। है ना? जुडिशियरी भी एक तरीके से इनके एब्सोल्यूट होने पर और इनके एब्सोल्यूट होने पर नियंत्रण स्थापित करती है ना? कभी कभी एक कदम आगे बढ़ाकर जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग करते हुए इनके कार्य भी जुडिशरी कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत देश में देखो, मंत्री कार्यपालिका का विभाग होते हैं, विधायिका का विभाग होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है, यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है, उसको एकदम कठोरता पूर्वक यानी रिजिडिटी से भारत देश में फॉलो नहीं किया गया है। खैर, यहाँ देखते हैं। तो भैया, लेजिस्लेचर में हमारे भारत देश में दो लेजिस्लेचर हैं, एक यूनियन लेजिस्लेचर, एक स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट है, यानी संसद है, जो कि कानून बनाती है, देश की सर्वोच्च कानून बनाने की संस्था है। स्टेट लेजिस्लेचर में आपको राज्य विधानमंडल आता है, कहीं सिंगल यूनिकैमरल है, कहीं बाई कैमरल है, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदनों से मिला हुआ है, और एक राज्य ऐसे हैं जहां एक सदन और गवर्नर से मिलकर बन रहा है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन और गवर्नर से मिलकर बन रहा है राज्य विधानमंडल। ठीक है।
कह रहा है संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही है सर, राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर ज़रूर बनती है, लेकिन राष्ट्रपति ना तो यहाँ का मेंबर है, ना तो यहाँ का मेंबर है। एक्चुअली राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति की योग्यता में यहाँ तक है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, लेकिन वो किसी का सदस्य नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस। राइट, पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा, हाँ सर, कार्यपालिका पर तो बिल्कुल सर, संसद कार्यपालिका पर एक नियंत्रण स्थापित करती है, बिल्कुल स्थापित करती है नियंत्रण, अलग-अलग माध्यमों से, है ना? प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से, है ना? कार्यपालिका यानी एक तरीके से देखा जाए तो सामान्य भाषा में मंत्रिपरिषद यानी सरकार। सरकार से संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? सरकार अलग-अलग समितियों के माध्यम से सरकार के कार्यों का एग्जामिनेशन होता है, हाँ? और इसके साथ-साथ पूरी की पूरी सरकार संसद के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो आपकी मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी गई तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना? तो यानी ये जनता के तो यही है, यानी लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा जनता का सदन है। ये आपकी सरकार है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी एक तरीके से जनता के प्रति उत्तरदायी है ना? तो संसद कार्यपालिका को अब्सोल्यूट होने से भी बचाती है। संसद कार्यपालिका पर एक नियंत्रण भी स्थापित करती है और सरकार का यानी कार्यपालिका का जनता के प्रति उत्तरदायित्व को इंश्योर करती है, यानी सुनिश्चित करती है। ये बात भी ठीक है। ये लाइन अगर आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लाइन क्या कर रही है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये चीज मेंशन है, ये लाइन इंश्योर कर रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि सर भारत के संघ सरकार और राज्य सरकार के अपने कार्य क्षेत्र हैं सर। ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकार के अस्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं, पहला कह रहा है। सेकंड कह रहा है अनुच्छेद 248 में जो रेसिडरी पावर है यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को सौंपे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। तीसरा कह रहा है कि संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र के दया पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखिए सर, हमारे भारत देश में एक्चुअली संघीय ढांचे को अपनाया गया है और आपको पता है संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर में एक से अधिक राज्य सरकारों का अस्तित्व होता है। और भारतीय संघीय संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अस्तित्व है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी अस्तित्व, और दोनों में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया गया है, एक लिखित संविधान के माध्यम से किया गया है। तो यानी केंद्र और राज्य के स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है। हाँ, ये अब फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, अगर हम क्लासिक फेडरेशन की बात करें, है ना, ओरिजिनली संघीय व्यवस्था की बात करें, तो संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब ऐसी शक्तियां जो ना राज्य की हो ना केंद्र की हो, यानी बची खुची, है ना, यानी शक्तियों के बंटवारे में ऐसी शक्तियां जो कहीं मेंशन ही नहीं है। अवशिष्ट का मतलब समझते हैं ना, जो बच गया है। जैसे हमारे भारत देश में शक्तियों के बंटवारे में 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना। अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट है, यहाँ 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची दोनों बना सकते हैं। तो ऐसा कोई विषय जो तीनों विषय में नहीं होता है, ऐसा कोई विषय जो तीनों लिस्ट में नहीं होता है, उसको हम सर अवशिष्ट विषय कहते हैं। और सामान्यतः नहीं, सामान्यतः क्या कहें, वैसे संघीय ढांचे में अवशिष्ट विषय राज्यों के पास होते हैं। क्योंकि अगर हम क्लासिक फेडरेशन की बात करेंगे तो क्लासिक फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहती हैं। अवशिष्ट शक्तियों के मामले में राज्य ताकतवर होते हैं। लेकिन भारत का फेडरेशन अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन नहीं है। भारत देश में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन भारत का फेडरेशन सुजेनरस है, क्वासी फेडरल है, यानी यूनियन की तरफ शक्तियां झुकी हुई हैं, टिल्ड है। तो भारत में अमेरिका की भांति अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, यानी अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को देकर इस फीचर को सर संघात्मक न बनाकर इस फीचर को एकात्मक बनाया गया है। यानी इस ये यूनिटरी फीचर को रिफ्लेक्ट करता है संविधान की। तो ये बात बिल्कुल सही है सर।
अब कह रहे हैं संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र के दया पर निर्भर करती है। बिल्कुल नहीं सर, हमारे भारत देश में फेडरल स्ट्रक्चर भी संविधान का मूल ढांचा है। एसआर मुंबई केस में ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र की दया पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि दोनों की अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दोनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, तो थर्ड गलत होगा तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और ये आपका। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारतीय संघ की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशआर बम्बई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य केंद्र का मात्र अंग या एजेंट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले देखो मैं बता रहा था आपको, बल्कि इनका स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है और संघवाद संविधान के मूल ढांचे का भाग है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सेकंड कह रहा है कि आपात उपबंध को इसमें एक अपवाद की तरह देखा जाता है, जो कि केंद्र राज्य की शक्तियों को देख। बेहतरीन बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी कि हमारे भारत देश में व्यवस्था संघीय है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का अस्तित्व है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां यानी कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन है जब केंद्र मजबूत हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो बंटवारा है केंद्र और राज्य का, ये जो राज्य सरकार का अस्तित्व है, ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व। राज्य की शक्तियां स्वतंत्र संवैधानिक शक्तियां हैं, वो केंद्र की दया नहीं है। यानी संघवाद, संघवाद यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। कह रहा है कि संघवाद संविधान का मूल ढांचा। और आपको पता है ना सर, मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है केशवानंद भारती केस में। और मूल ढांचे का सिद्धांत ये कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में बेसिक स्ट्रक्चर करार दिया। यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व और उनका स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व, उनका स्वतंत्र संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा, ये संविधान का मूल ढांचा है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, एसआर मुंबई केस में। और एसआर मुंबई केस में बाकी सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फेडरल स्ट्रक्चर को भी बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि इमरजेंसी, अब इमरजेंसी प्रोविजन कैसा प्रोविजन सर? आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान में एक ऐसा उपबंध है जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। अब केंद्र शक्तिशाली हो जाता है तो ये संघवाद के विपरीत है, यह संघीय व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि भाई केंद्र शक्तिशाली हो जा रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं जब केंद्र। ऐसा क्यों हुआ सर? इसलिए हुआ सर कि अमेरिका की तरह अलग अलग राज्य जुड़कर एग्रीमेंट करके हमारे भारत देश में एक यूनियन का निर्माण नहीं हुआ है। अमेरिका की तरह आपस में समझौता करके एक देश का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे भारत देश में सर बहुत सारे राज्य बिना उनकी सहमति से भी मिलाए गए। भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग राज्य है ना। तो भारत देश में देश की अखंडता को इंश्योर करने के लिए सेंटर की तरफ व्यवस्था टिल्ड कर दी गई, यानी व्यवस्था केंद्र की तरफ झुका दी गई, यानी केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली। तो इसमें क्या माफ कीजिएगा, कह रहा केंद्र को राज्यों की शक्तियों पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। हाँ, ये अपवाद की तरह देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है सर। ठीक है, सेकंड भी सही है। तो इसमें दो का दोनों स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत सरकार के अधीन लोक लेखा समिति किस लिए होती है? पहला, सदन द्वारा भारत सरकार के लिए किए गए अनुदानों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए विवरण की समीक्षा करना। तो ध्यान दीजिए, हमारे भारत देश में सर संसदीय कमेटियों में, संसदीय समितियों में दो तरह की समितियां होती हैं। एक स्टैंडिंग यानी कि अस्थाई समिति, अस्थाई समितियां परमानेंट नेचर की होती हैं, और एक होती है एडहॉक यानी तदर्थ समितियां। ये तदर्थ समितियां परमानेंट नेचर की नहीं होती हैं, टेम्पोररी नेचर की होती हैं। और स्टैंडिंग कमेटीज में, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटीज आप में यानी अस्थाई वित्तीय समितियों में एक समिति होती है पीएसी सर, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इनका विशेष काम यही होता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आती है ना, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है, और संसद में उसका एग्जामिनेशन करना ये इसका काम है। और साथ साथ सर ये जो भी ग्रांट है उनके विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की भी जांच करना, ये भी इसका कार्य है। यानी ये पीएसी के कार्यों में आता है। 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटियां आपके यहाँ होती हैं, है ना। फाइनेंशियल की बात की जा रही है, वैसे तो स्टैंडिंग ढेर सारी है, डिपार्टमेंटली 24 होती हैं।
एक होती है पीएसी जिससे सवाल बनते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होती है एस्टीमेट कमेटी, है ना, और एक होती है सीओपी, कमेटी एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, इसमें आपके 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से, सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी, है ना, इसमें 22 मेंबर, जिसमें 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, और इसमें 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्यपालिका के कार्यों को क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है। तो इनके माध्यम से एक संसदीय नियंत्रण स्थापित हो पाता है कार्यपालिका पर, यानी एग्जीक्यूटिव पर एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्थापित हो पाता है इनके माध्यम से। तो खैर चलिए, इसमें दो का दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल कह रहा है कि विप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, विप का मतलब होता है सर, जाहिर सी बात है कि हमारे भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है, सॉरी बहुदलीय व्यवस्था है। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक पार्टी को अपने अनुशासन को मेंटेन रखने के लिए एक परंपरा डेवलप हुई है, एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ है, जिसमें प्रत्येक पार्टी अपना एक विप नियुक्त करती है, यानी अपना एक सचेतक नियुक्त करती है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उसका अपना एक विप होता है। चाहे, हाँ बिल्कुल होता है। जैसे लोकसभा में मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है और अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग पार्टियां अपने मेंबर को निर्देशित करती हैं इसी विप के माध्यम से। इसी के माध्यम से पार्टी अपने मेंबरों पर अनुशासन कायम रखती है सदन में, और इन्हीं के माध्यम से पार्टी अपने मेंबरों को इंस्ट्रक्ट करती है कि भैया फलाने आपको पक्ष में वोट देना है, या कि भैया फलाने आपको विपक्ष में वोट देना, ठीक है। तो ये है, विप के निर्देशों को इन लोगों को पालन करना होता है, मेंबर को। नहीं पालन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आता है। खैर इसकी चर्चा बाद में करें। अब यहाँ कह रहा है विप का उल्लेख किसी संसदीय समिति का, सर इनका कहीं उल्लेख नहीं है, ना किसी संसदीय नियम में है, ना तो संविधान में है, ना तो किसी कानून में है। ये एक परंपरागत व्यवस्था है, यानी ये एक ट्रेडिशन है, कन्वेंशन, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल का एक अपना विप होता है, जिसके माध्यम से वो अपने सदस्यों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं सदन के भीतर, ठीक। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई अखिल भारतीय सेवाओं के क्रिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यदि राज्यसभा ने साधारण बहुमत से समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया है, तो संसद विधि द्वारा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। सेकंड कह रहा है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती है। तो देखो ध्यान देना, हमारे भारत देश में राज्यसभा की दो एक्सक्लूसिव पावर होती है, एक अनुच्छेद 249, एक अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 312 राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, उसी से संबंधित ही सवाल है। गलत कथन इसमें पूछा है। अब अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा अगर अपने यहाँ उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, ध्यान देना, प्रेजेंट एंड नोटेड, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, और पारित करके ये घोषित कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना है, तब संसद ऐसा कर सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि संसद अधिनियम द्वारा ये सृजित कर सकती है, ठीक है। लेकिन संसद ऐसा कब कर पाएगी, संसद ऐसा तब कर पाएगी जब राज्यसभा इसके लिए उसे अथराइज करे। और राज्यसभा इसके लिए उसे कैसे अथराइज करेगी, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके ये घोषित कर देगी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है। तब ऐसी स्थिति में संसद ऐसा कर सकती है, यानी नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, इसके अलावा अगर कोई बनानी हो तो ये प्रक्रिया है। अब यहाँ क्या कह रहा है, राज्यसभा साधारण बहुमत से। भैया अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ साधारण बहुमत से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये तो सही है ना। तो इसमें कौन देना होगा, वो क्यों, क्योंकि गलत पूछ रहा था। कौन सा गलत है भाई, देखो पिछले वाले में सही पूछ रहा था, इसमें भी सही पूछ रहा था, इसमें भी सही पूछ रहा था, इसमें भी सही पूछ रहा था, इसमें भी। ध्यान देना, हम कभी कभी भूल जाते हैं और गलत बता के चले जाते हैं। मास्टर भी जो है, हाँ कभी कभी भूल जाता है, एक सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, और उसमें क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। चल अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। सर अगला सवाल आपका कह रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। तो इंटर स्टेट काउंसिल बताइए भैया। अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें, अंतरराज्यीय परिषद की बात करें, तो अंतरराज्यीय परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है।
है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशन पर पहली बार 1990 में 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य एक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया। हालांकि ये अस्थाई, देखो दो तरह के, एक तो होते हैं परमानेंटली स्टेब्लिश्ड बॉडी, तो जो परमानेंटली संविधान के द्वारा स्टेब्लिश्ड बॉडी होती है उनको अस्थाई संवैधानिक निकाय कहते हैं, है ना। और जो जिसमें ये लिखा रहता है कि है तो संवैधानिक, लेकिन समय समय पर राष्ट्रपति गठित करे, जैसे फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति गठित करता है, तो ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई संवैधानिक नहीं है। अस्थाई संवैधानिक क्या है, जैसे सीएजी, ये अस्थाई संवैधानिक निकाय है। फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति गठित करेगा, तो राष्ट्रपति गठित करेगा, तो इंटर स्टेट काउंसिल को भी कौन गठित करेगा, राष्ट्रपति गठित करेगा। तो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन अस्थाई संवैधानिक निकाय नहीं, ये अस्थाई संवैधानिक निकाय आप इसे मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही लिखे। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था, बिल्कुल सर। सरकारी आयोग हमारे भारत देश में जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर बना एक आयोग था, जीएस सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में, उसी के रिकमेंडेशन पर ये बना था। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है, सेकंड भी आपका सही है। ठीक है, सही उत्तर पूछ रहा था तो इसमें होगा। ठीक, चलो आगे आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब आपको देना है सर। ये सवाल आपके लिए क्यूरियोसिटी है ना। केंद्र राज्य संबंधों पर जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक स्मरण पत्र, सॉरी एक ज्ञापन स्मरण पत्र पेश किया गया था, जिसमें कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट लिखा है कि 263 के अधीन एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, इसकी रिकमेंडेशन के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कही गई, राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां दी जाए, इस बात कही गई। इन तीनों में कौन सा पश्चिम बंगाल, ये लक्ष्मीकांत में है भी, है ना, अगर आप लक्ष्मीकांत उठा के देखेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो इस ज्ञापन में, ठीक है, बताइए। इन्होंने कहा था जो, यानी इस ज्ञापन में कहा गया था, इन तीनों में से, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा, ये आपको बता रहे। इस सवाल का जवाब आप सर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस सवाल पर चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनसे भी जवाब मांगिएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ बातें और कर लेते हैं सर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन से संबंधित, कि अगर आप जैसे यहाँ पर फ्री क्लास का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ अपना नंबर एंटर करके फ्री में साइन अप करके वहाँ पर भी आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं सर। और साथ साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं, जैसा आप शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि प्लस का मतलब है पेड क्लासेस, तो कहीं भी किसी भी जगह बैठ के आप क्लास कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कोर्सेज होंगे, यानी पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। साथ साथ क्विजेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सभी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अगर अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो याद रखिए 2 साल तक चलने वाली सारी की सारी बैच, सारी रिकॉर्डेड क्लास, सारी लाइव क्लास, सब में आपको एक्सेस मिल जाता है। ये खूबी है अनअकैडमी। और हमारे यहाँ 26 को एक टेस्ट है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के टेस्ट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। अगर इस टेस्ट में जाएंगे और अच्छी रैंक अगर आप हासिल करते हैं तो आपको इसमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। ये वैसे ही अगर टेस्ट सीरीज के उद्देश्य से भी आप इसे इनरोल कर सकते हैं, इसमें फ्री है, सभी के लिए फ्री। साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप प्लस पे आते हैं तो आपके लिए फ्री हो जाएगा सर। करंट अफेयर हमारे यहाँ चलता है मंडे टू फ्राइडे 8 बजे, इसमें अगर आप इनरोल करते हैं, टेस्ट देते हैं, अच्छी रैंक हासिल करते हैं, तो इसमें भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है 25%, ठीक है। और ये हमारे बैचेज है, 5 ऐसे एजुकेटर है हमारे यहाँ जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, इनसे आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। साथ साथ मेंस के भी बैचेज है हमारे यहाँ, इन बैचेज में आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। और आर ओ के लिए निबंध का भी आ गया है, तो इसमें भी इनरोल करके आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये पॉपुलर एग्जाम्स हैं, पॉपुलर एग्जाम्स की तैयारी के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। फी स्ट्रक्चर ये है सर, बहुत कम, इंडिया में सबसे कम फीस है, जिस हिसाब से फीचर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये रेफरल कोड अप्लाई करिए वीटी लाइव, इसमें 10% का आपको मिलेगा डिस्काउंट, वीटी लाइव 10% डिस्काउंट पाइए। और 12,240 रुपये, पूरा कंप्लीट जीएस पढ़िए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्स आप, और एक विषय के एक से अधिक एजुकेटर हैं, सबसे बड़ी खूबी ये है। 1 साल के लिए ये, और 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 2 साल में सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक दो कोर्स भी आप कर लेंगे, है ना। और साथ साथ सर, जिस भी एजुकेटर से आपको पसंद आया आप उनसे पढ़िए, ठीक है। ये अनअकैडमी की सबसे बढ़िया बात है। और सारे लाइव टेस्ट, क्विजेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब आपके लिए क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं। यानी गेट पास की तरह होता है अकेडमी सब्सक्रिप्शन, एक बार ले लिया तो पूरा, मतलब जितनी क्लासेस चल रही सब में एक्सेस मिल जाता है। और बिहार और यूपी की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं।
चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, विराम देते हैं सर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो कृपया लाइक करिएगा सर। इसके साथ-साथ अपने दोस्तों में, लर्निंग ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना? जीवन में प्रगति करिए और अपनी तैयारी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइए।